भीमा कोरेगांव का जो विजय दिन है, जिसे शौर्य दिन भी कहा जाता है, लेकिन मेश्राम साहब ने 2 साल पहले ही कहा था कि ये शौर्य दिन, शौर्य का कोई उद्देश्य होता है, तो शौर्य का उद्देश्य विजय था, तो विजय हासिल करने के लिए ही ये शौर्य का महत्व है। इसलिए ये केवल शौर्य दिन नहीं है, विजय दिन है। और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो हमारे समाज के लोगों की भावना का उपयोग करते हुए विजय दिन को छुपाना चाहती है, क्योंकि विजय दिन से एक प्रतिक्रिया भी निकलती है कि अगर ये विजय है तो पराजय किसकी है। अगर ये हम लोग यहां पर विजय मना रहे हैं तो इस विजय में पराजय किसका हुआ। तो पराजय में, जैसे कि हमारे दासाराम जी ने कहा कि ये हमारे लोग जब इस विजय दिन को मनाते हैं तो विजय दिन के मनाने के लिए आई हुई जो लाखों की संख्या है, वो लाखों की संख्या को देखते हुए जो पराजित हुआ, वो पराजित हुआ उस पर प्रतिक्रिया होती है, और वो सुनने से देखने से ही उसको पैसा आ जाता है। तो ये जो है ये विजय दिन है, हम लोगों को समझना चाहिए और विजय का महत्व भी समझना चाहिए। उसके लिए कुछ हिस्टोरिकल बातें भी हम लोगों को समझनी होगी। जबकि 1 जनवरी 1818 को हमारे पुरखों ने यहां पर बाजीराव पेशवा को, उसकी सारी फौज थी, अगर आप उधर भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ के ऊपर जो लिखी हुई बातें हैं वो पढ़ेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि बाजीराव पेशवा अपनी सारी फौज के साथ आया था, सारी फौज के साथ था। और उसमें और एक बात लिखी है जो हिस्टोरिकल हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि बाजीराव पेशवा के फौज में 3 ट्रूप्स थे, यानी 3 सैनिकों के समूह थे जो 7-7 हजार के थे, 7-7 हजार की उसकी फौज थी। और वो फौज थी, उसमें लिखा हुआ है वो अरब लोग थे। तो पेशवा के सैन्य में यहां के लोकल लोग नहीं थे, तो पेशवा के सैन्य में अरब लोग थे, और अरबों की फौज को लेकर पेशवा चलता था, अंग्रेजों से भागता था। अंग्रेज उसके पीछे पड़े हुए थे, खड़की में वो हारा हुआ था, वहां से भागा। और वहां से जब भाग रहा था तो भागते भागते यहां पर उसको जो शिरूर से, जो कि अंग्रेजों का सेंटर था, वहां से ये फौज जो है बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री, जिसको बाद में ये 17वां बटालियन था, तो इसको ही बाद में महार बटालियन का नाम दिया गया। तो इसका उस समय का नाम था बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री। तो ये बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के 500 लोग थे, और मद्रास जो ऑक्सिलरी थी उसके 200 लोग थे, ऐसे 700 लोग थे, और 22 तोपों के लोग थे। और तो इस तरीके के लोग जो सामने आए, जिसका नेतृत्व कर रहा था कैप्टन स्टॉटन। तो स्टॉटन ने जब ये 30,000 की फौज देखी पेशवा की तो वो डर गया, और वो अपने इन सैनिकों को कह रहा था कि मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा, आपको पीछे हटना चाहिए। तो हमारे जो लोग थे उसमें, जिसमें ज्यादातर संख्या में महार लोग थे और मराठा लोग भी थे, मुस्लिम लोग 17 जख्मी हुए मुस्लिम लोग थे, ऐसे बहुजन समाज के सारी जातियों के नाम अगर आपको वहां पर विजय स्तंभ पर दिखाई देंगे। तो ये 500 लोगों की फौज ने तय किया कि नहीं, हम पेशवाओं के विरोध में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और उनके धैर्य के आधार पर रात भर 24 घंटे उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में जो पेशवाओं का हश्र हुआ, तो जितने लोग मारे गए, बाकी पेशवा को तो दूर से ही। और एक जानकारी उसमें लिखी हुई है, ये पेशवा जो है वो सैनिकों को देखकर वो मैदान में नहीं आ गया। इधर लोनीकंद जो है, यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से पहाड़ी है, वो पहाड़ी पर ही चुप कर बैठा था। वो लड़ने के लिए, सिद्धनाथ का नाम सुनकर वो लड़ने के लिए भी सामने नहीं आया, तो भाग गया, उसको भागना पड़ा। और फिर जो उधर बाल नातूर ने जो है वहां पर खुद यूनियन जैक को लहराया और अंग्रेजों का राज आ गया, तो यहां पर परास्त किया गया। उन बहादुर लोगों ने जो लड़ाई लड़ी उसमें कई सारे शहीद भी हो गए, उन शहीदों के भी नाम वहां पर लिखे हुए। तो ये पेशवाई को खात्मा करने की लड़ाई थी, और वो जो लोग 500 लोग लड़े तो पेशवाई को नष्ट करने के लिए। क्योंकि पेशवाई क्या है, ये अगर आप महात्मा ज्योतिराव फुले की पाठशाला में पढ़ी हुई जो उनकी विद्यार्थी है मुक्ता सालवे, उसने एक निबंध लिखकर रखा है। उसने लिखा कि ये जो पेशवाई है, पेशवाई कैसी थी, तो उसमें लिखती है, अगर कोई अस्पृश्य व्यक्ति दिन के समय में, अगर वो पेशवाओं का राज जहां से चलता था शनिवार वाड़ा, वहां से अगर कोई गुजरता है तो उस अस्पृश्य व्यक्ति को वो ब्राह्मण लोग पकड़ते थे, और उसको पकड़कर वो पर्वती के माल पे, पर्वती जहां बंजर जमीन है वहां पर लेके जाते थे, और वो उसको सजा दी जाती थी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस अस्पृश्य व्यक्ति को केवल शनिवार वाड़े के सामने से गुजरने के कारण उसको क्या सजा दी जाती थी, तो उसके धड़ से, उसके शरीर से उसका सिर अलग किया जाता था, उसका शिरच्छेद किया जाता था, केवल सामने से गया इसके लिए। और उसके सिर के साथ वो ब्राह्मण लोग के खेल खेलते थे, जो मराठी में मुक्ता सालवे कहती है चेंडू फड़ीचा खेल थे ब्राह्मण लोग खेलता सर, चेंडू फड़ी, जिसको अंग्रेजी में हम क्रिकेट कहते हैं। तो क्रिकेट का खेल उस अस्पृश्य के सिर के साथ वो खेलते थे। समझ लो साथियों, क्या पेशवाई रही होगी। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने, वाजारे काका ने कहा, कोई किसान अगर कर्ज नहीं दे पाया तो हमने बचपन में सुना था उसको मिर्च की धुरी देते थे, धुरी मिर्च जलाकर उसका धुआं देना, ये सुना था।
तो उन किसानों को पकड़कर लाया जाता था। वो अगर कर्ज नहीं देता है फसल नहीं होने के कारण, तो उसकी बीबी को, उसके परिवार को पकड़कर लाते थे, उसको नीचे से धुरी दी जाती थी, उसको ऐसा खड़ा करते हुए उसके पीठ पर उसकी बेटी या बीबी को खड़ा किया जाता था। अगर वो गिर जाती है तो अन्य अत्याचार करते थे। इतनी बुरी थी। आप पेशवाई के समय के अगर रिकॉर्ड पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो 100 लोगों को एक साथ शिक्षाएं देने की परंपरा थी। 100 लोगों की लिस्ट है। किसी का कान काटो, किसी का पाय काटो, किसी की जीभ काटो। जैसे जानवरों की तरह हमारे समाज के साथ व्यवहार करते थे, तो समाज के लोग समझते थे ये समय आ गया है इस पेशवाई को खत्म करने का। बाबा साहब कहते हैं ये कोरेगांव की लड़ाई केवल कोरेगांव की लड़ाई नहीं है। ये जो कोरेगांव की लड़ाई है, इन्होंने ये अलौकिक शौर्य है हमारे लिए। और इतनी शौर्य की बात है कि इस कोरेगांव की लड़ाई ने ही हमारे समाज को, ये केवल युद्ध नहीं, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध में लड़ाई की प्रेरणा देने वाला ये युद्ध है। अन्याय और अत्याचार के विरोध में लड़ाई लड़नी चाहिए। और केवल ये बात नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ये लड़ाई अन्याय अत्याचार को खत्म करने के लिए कितने लेवल का, कौन से स्तर का हमें त्याग करना चाहिए। तो अन्याय अत्याचार के लिए अगर हमारे प्राण भी चले जाए उसको रोकने के लिए, तो भी उस त्याग के लिए हमें तैयार रहना होगा। ये प्रेरणा हमें ये भीमा कोरेगांव के विजय से मिलती है। पेशवाई को खत्म करने के लिए भले ही हम संख्या में कम हो, फिर भी हम लोगों को, अगर संख्या में कम है तो लड़ाई में मरना तय होता है। अगर मरने की बारी भी आ जाए तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपने जान पर न्यौछावर होकर मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए अन्याय के विरोध में लड़ना चाहिए। ये अगर प्रेरणा कहां से मिलती है तो ये यहां से भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ से मिलती है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। इतना ही नहीं, अंग्रेज तो उन्होंने लिख कर रखा उस पर कि हमारे जितने भी विजय हो गए, अंग्रेजों का राज तो कहते हैं सारी दुनिया पर राज था। इतना राज था तो एक तरफ अंग्रेजों के राज में सूरज उगता था, अगर दूसरी तरफ डूबता था तो एक तरफ से सूरज उगता था। इतना बड़ा अंग्रेजों का राज था। फिर भी अंग्रेज कहते हैं ये भीमा कोरेगांव की लड़ाई ऐसी लड़ाई है, ये हमारे लिए सर्वोच्च जो विजय है, तो सर्वोच्च विजय की लड़ाई है। इस तरीके का अलौकिक विजय कहा जाता है विश्व में इस विजय को, क्योंकि ये जो विजय है, ये विजय आजादी के लिए, अपने पीढ़ियों की गुलामी खत्म करने के लिए, और अपने महापुरुषों का जो राज था, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज, वो राज इसी पेशवाई ने खत्म किया था। यहीं पर खत्म किया था। यहीं पर उस छत्रपति शिवाजी महाराज के शिवशाही को इन्हीं पेशवाओं ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़वा दिया। औरंगजेब को पकड़वा देने का काम ब्राह्मणों ने किया। मैंने तो अभी 4-8 दिन पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मुझे इतिहास के संदर्भ में मिली कि औरंगजेब का प्रधान जो है वो ब्राह्मण था ही था, लेकिन जितने भी मुगल राजा हुए उन सभी राजाओं में से औरंगजेब के ही राजा काल में सबसे ज्यादा ब्राह्मण उसके मंत्रिमंडल में थे और उसके प्रशासनिक अधिकारी थे। जब औरंगजेब महाराष्ट्र में आया तो उसने सारा अपना कारोबार ब्राह्मणों के द्वारा ही चलाया था। यह ऐतिहासिक तथ्य है। तो इसका मतलब है कि ब्राह्मण औरंगजेब जो है उसका राज चलाने का काम जो है महाराष्ट्र में जब आया था, तो इससे यह भी होता है कि उसको ब्राह्मणों ने ही बुलाया। और किस लिए बुलाया? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज हो या संभाजी महाराज का राज हो, जिसे लोग आज भी रयत का राज कहते हैं, जनता का राज कहते हैं, तो जिसमें सामान्य से सामान्य लोगों को भी हक अधिकार और मान सम्मान की बातें मिलती थी और अधिकार मिलते थे, तो ये जनता का राज था, लोकतंत्र का राज था, मतलब जनता के हित का राज था। तो जब जनता का हित होगा, बहुजन जनता का हित होगा, तो ब्राह्मणों का कैसे होगा? तो ब्राह्मण विरोध में थे। उन्हीं ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को, और इसके ऐतिहासिक तथ्य भी है, दस्तावेज भी है, जो कि एडवोकेट अनंत दारवटकर साहब ने छत्रपति संभाजी महाराज का जो 4000 पेज का इतिहास लिखा, उस इतिहास में लिखा कि रामदास भट्ट नाम का जो गोसावी था, उसके जो शिष्य थे जयराम स्वामी और रंगदास स्वामी, इन्होंने ही छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब को पकड़वा दिया और उसके द्वारा ही छत्रपति संभाजी की हत्या करके शिवशाही को खत्म करने का काम किया। उस शिवशाही को यहीं पर खत्म किया था ब्राह्मणों ने। उन्हीं ब्राह्मणों को, उनकी पेशवाई को खत्म करने का काम जो है यहां पर भीमा कोरेगांव में हमारे पुरखों ने किया, और ये पेशवाई को खत्म करने वाला ये हमारा विजय है, और ये अन्याय के विरोध में सबसे ज्यादा शौर्य दिखाने वाला विजय है। साथियों, ये हमारे समाज के बहुत सारे लोगों को कम मात्रा में मालूम है, जो कि 2017 में 1 जनवरी 2017 से माननीय मेश्राम साहब ने घोषित किया। ये जो हमारे विजय का इतिहास है, हम केवल भारत में नहीं, आपको जानकारी नहीं होगी शायद 2017 में ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी और गल्फ कंट्री में भी इसके संदर्भ में कार्यक्रम लिए गए। विश्व स्तर पर जाकर इस भीमा कोरेगांव के विजय को और उसके इतिहास को बताने का कई हजार कार्यक्रम हम सबके द्वारा लिए गए और इस इतिहास को बताया गया। जब सारी जनता को असलियत पता चली तो लोग इस स्तंभ से, इस विजय से प्रेरणा लेने के लिए आने के लिए शुरुआत हो गई। अभी लाखों की संख्या में, अभी तो इतने लाख लोग यहां पर जमा होते हैं तो चलना मुश्किल हो जाता है। जब हम शुरू में आते थे तो आसानी से जाते थे, आज हमने देखा कि वहां जाना भी मुश्किल हो रहा है। इतनी ज्यादा संख्या में, लाखों की संख्या में एक समय पर अभी लोग आ रहे हैं, तो लोग जान चुके हैं कि पेशवा, यानी आज के पेशवा भी और ब्राह्मण भी इस बहुजन समाज के शत्रु है, जिन्होंने उस समय भी हमारे राज्य को खत्म किया था। अभी लोकतंत्र को खत्म करने का काम भी वही कर रहे हैं। तो इसके विरोध में ये सामान्य जनता तो खड़ी होना चाहती है, उसकी भावना है, केवल उसको संगठित रूप देने की आवश्यकता है। अगर हम उसको जाकर समझाते हैं, बताते हैं, ये इतिहास की जानकारी उनको देते हैं, तो उनको भी पता चलेगा। लेकिन ब्राह्मण लोग ये नहीं चाहते हैं, वो मजबूरन इसको 18 करोड़ रुपए दे रहा है, उसकी देने की कोई इच्छा नहीं है। अगर उसकी इच्छा होती है ऐसा करने की, तो आपको एक बात मैं बताता हूं, यहां भी सब्जेक्ट भी रखा है। अंग्रेजों ने जब यह स्तंभ बनाया इस विजय के लिए, तो यह स्तंभ के लिए उन्होंने लिखा, वो पर बहुत काळ याचा लौकिक राहावा,
हजारों साल तक यह स्तंभ प्रेरणा देता रहे, इसके लिए अंग्रेजों ने 260 एकड़ जमीन विजय स्तंभ को दी। ये वहां पर जो जमीन है जहां पर विजय स्तंभ है वो 15 आर जगह में है, उसके आजू बाजू में 9.5 एकड़ जमीन है। ये 9.5 एकड़ जमीन भी और 15 आर जमीन भी ये विजय स्तंभ की जमीन है। लेकिन उसके रखवाली के लिए जो एक मराठा व्यक्ति जिसका नाम है खंडोजी बिन गजाजी माळवदकर जमादार का हुर्दा भी उसको अंग्रेजों ने ही दिया, और वो व्यक्ति उस लड़ाई में अपाहिज हो गया, उसकी टांग को जख्म हो गया, इसीलिए उसको ही अंग्रेजों ने उसकी रखवाली के लिए रखरखाव के लिए उसको अवार्ड दिया और उसको कहा जब तक तुम हो तुम्हारे लोग हैं तब तक इसकी रक्षा करना, अगर तुम नहीं करोगे, उसमें लिखा हुआ है अगर तुम नहीं करोगे तो सरकार इसी के द्वारा, इसी जमीन के द्वारा दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी उसकी रखवाली या उसका बाग बगीचा सब बनाने का काम करेगी। ऐसा उसको जो अवार्ड सनद अवार्ड हुआ है उसमें लिखा हुआ है, और उसको 260 एकड़ जमीन दिया। अभी वो 260 एकड़ जमीन हो या बाकी चीजें हो, उसका तो वहां पर कुछ भी नहीं होता है। वो सरकार, वो अगर आज 1 जनवरी का कार्यक्रम है, कल से उधर कुछ भी नहीं होगा। वो जमीन भी 9 एकड़ जमीन जो स्तंभ की है वो भी बंजर या वो दूसरा ही उसका फायदा उठाता रहता है। ये भी बात है। अगर ये पेशवा है वो जानता है कि मेरे बाप दादाओं के राज को खत्म करने का काम और उसका प्रतीक ये विजय स्तंभ है, तो वो उसको नहीं कर रहा है, जबकि वो चीफ मिनिस्टर है तो उसकी जिम्मेदारी है। फिर ये 260 एकड़ जमीन है उसके लिए दी हुई, अंग्रेजों ने दी। किस लिए दी? कि ये जो विजय है ये विजय हजारों सालों तक लोगों को प्रेरणा देता रहे, इसके लिए। लेकिन हमारे इस इतिहास को, हमारे इस विजय को और हमारे आजादी को ये ब्राह्मण पेशवा दबाना चाहता है, छिपाना चाहता है और उसको नष्ट भी करना चाहता है। उसने तो उसके ऊपर 1971 के जो शहीद हुए युद्ध में उन लोगों के नाम लगाए हुए हैं और उसकी कोई मरम्मत नहीं की जाती है। अभी 200 साल से ज्यादा, 208 साल हो गए उसके तैयार किए हुए। तो साथियों, हमें ये जो विजय स्तंभ है उसकी रख रखाव भी होने की जरूरत है, जो कि यहां से नहीं की जा रही है। और दूसरी बात जो है, यहां तो हमारे पुरखों ने ही लड़ाई लड़ते हुए विजय हासिल की, और दूसरी बात है वड़ू बुद्रुक में जो छत्रपति संभाजी महाराज के हत्या करने के बाद उनके शरीर को ब्राह्मणों के द्वारा या औरंगजेब के द्वारा फेंका दिया गया था, तो उसी समय पर गोविंद गोपाल जो हमारे पुरखे हैं उन्होंने ही छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर को इकट्ठा किया और उसका सम्मानजनक अंत्य संस्कार किया। भले ही बाद में उनके ऊपर औरंगजेब ने कार्रवाई भी की होगी। तो ये सारी बातें जो है ये अलग तरीके से प्रचारित करने का काम भिड़े और एक बोटे के द्वारा किया जाता है। भिड़े और एक बोटे जो है वो क्या प्रचारित करते हैं? छत्रपति संभाजी महाराज जो है वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मर गए, उसके लिए शहीद हो गए। वास्तविक इतिहास में ऐसी कोई भी बात नहीं है। और यहां पर जो है ये विजय भीमा कोरेगांव के लिए वो ये भी कहते रहते हैं कि ये विजय अंग्रेजों के विजय को मना रहे हैं। हम अंग्रेजों के विजय को नहीं, पेशवाओं के पराजय को, हमारी आजादी को मना रहे हैं। और वो आजादी पेशवाई जो है वो खत्म करने की है, जो शिवशाही को खत्म करके आई थी। तो ये जो बात है उसको शंटिंग करने का काम, जोड़ने का काम जो है हम पिछले 10-12 साल से निरंतर मेश्राम साहब के नेतृत्व में कर रहे हैं। इसीलिए हर साल यहां से गोविंद गोपाल के और छत्रपति संभाजी महाराज के समाधि को अभिवादन करने के लिए जाते थे। पहले तो हम 1 जनवरी को वड़ू बुद्रुक से रैली निकालते थे और यहाँ विजय स्तंभ के लिए अभिवादन के लिए आते थे। और ये ब्राह्मण लोग वहां पर कब्जा किए हुए वड़ू बुद्रुक में छत्रपति संभाजी महाराज के समाधि स्थल पर बेकानूनी, गैर कानूनी वहां पर समिति बना के रखी थी और वो छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास छुपाने का काम करते थे। तो मेश्राम साहब ने 2011 में पहली बार छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती कोई नहीं मनाता था, वो छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती वड़ू में जाकर मनाने का काम, और वो शुरुआत मेश्राम साहब ने की। उस समय ब्राह्मणों ने और प्रशासन ने रोका भी। रोकने के बाद एक बंजर जमीन में जाकर हम लोगों ने वो मनाया। दूसरी साल उन्होंने हमारा पेंडाल जलाने का भी काम किया, उसका भी अभी केस अभी तक चल रहा है। तो साथियों, ये जो इतिहास है ब्राह्मणों का, पेशवाई छत्रपति संभाजी महाराज की एवं शिवाजी महाराज की स्थापित की हुई जनता के राज को, शिवशाही को ब्राह्मणों ने ही खत्म किया। अगर ये इतिहास यहाँ के इलाके में और उस पेशवाई को खत्म करने का काम हमारे पुरखों ने यही वड़ू बुद्रुक में किया है, ये इतिहास जो है, ये इतिहास अगर सच हमारे समाज को मालूम हो जाए तो हम ब्राह्मणों के आज के तारीख में गुलाम हैं और उस गुलामी के विरोध में यहां से प्रेरणा लेते हुए हमें लड़ना होगा और समाज को इकट्ठा करना होगा। ये जानकारी और एहसास समाज में होगा, ऐसा हमें करना होगा, समाज को इकट्ठा करना होगा और यहां से लड़ने की प्रेरणा लेनी होगी। आप लोग ऐसा करोगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं समय के अभाव में अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय भारत।